नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो है जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे बिजली पैदा होती है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो है उसके यूजर्स, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे जो बिजली पैदा हुई उसको ये जो कंज्यूमर्स है वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरी एक लिंक, एक सिस्टम कार्य करती है। उसी सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए हम इसको समझना शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन। दोस्तों, जनरेटिंग स्टेशन यानी जहाँ पे बिजली पैदा होती है, और बिजली पैदा करने के कई तरीके होते हैं। अगर हम स्टीम टरबाइन का यूज़ करें, यानी कोयले से टरबाइन को चला के बिजली पैदा करें, तो उसको बोला जाता है थर्मल पावर स्टेशन। उसी तरह अगर हम पानी से टरबाइन चलाएंगे तो वो जो सिस्टम होती है उसको बोला जाता है हाइड्रो पावर स्टेशन, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। उसी तरह अगर रेडियो एक्टिव तत्व से बिजली पैदा की जाए उसके जरिए तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाए तो उसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। और अगर हम हवा से बिजली पैदा करें तो उसको बोला जाता है विंड टरबाइन, यानी विंड मिल। इसी तरह कई प्रकार से बिजली पैदा की जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो आपने देखा हुआ है 11 केवी लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 केवी 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उस पे ये वोल्टेज दबाव पे पावर जनरेट होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पावर है, यानी जो वोल्टेज का दबाव है जो पावर जनरेट करते हैं, उसका 10.5 केवी, इसके अलावा 6.6 केवी और 13.8 केवी 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। मगर जो इंडिया में रहता है हम 11 केवी 50 हर्ट्ज पे ही जो है एनर्जी जनरेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 11 केवी से यहाँ वोल्टेज का दबाव बढ़ाया गया है। दोस्तों, ऐसा क्यों? अगर हम 11 केवी जो जनरेट हुआ है वही वोल्टेज के दबाव पे पावर को यहाँ तक ट्रांसमिट करें तो क्या होगा? दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उतनी छोटी लाइन नहीं होती है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम 80 किलोमीटर तक यानी अप टू 80 किमी देखें तो उस लाइन को बोला जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। अगर हम 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक देखें तो वो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको बोला जाता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और 240 किलोमीटर के एबोव जो रहेगी उसको बोला जाएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन रहती है। तो आप देख पा रहे हैं 240 किलोमीटर या ज़्यादा बड़ी लाइन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इतनी लंबी लाइन है तो वहाँ पे जो केबल यूज़ हो रहा है हमारा, जो कंडक्टर यूज़ हो रहा है वो है ACSR, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, ये दोस्तों केबल कंडक्टर है वो है एल्यूमिनियम का बना, और वो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ही। उसमें से जो पावर बह रही है उसमें क्या होगा, P इज इक्वल टू V क्रॉस I, यानी वोल्टेज और करंट दोनों बहेंगे। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो I²R लॉस हो रहा है, यानी ये जो लाइन है उसमें से पावर लॉस होगा। इसके अलावा क्या होगा, इतनी बड़ी लाइन में वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, तो हमारा जो कंज्यूमर तक जो आएगा वहाँ जो पावर पहुँचेगी वो बहुत ही कम पहुँचेगी, तो हमारा जो ओवरऑल लॉसेस होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो लॉसेस है उसको कम करने के लिए या तो करंट को कम करना पड़ेगा या तो रेजिस्टेंस को। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करने जाए तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज़ हुआ है उसको रिप्लेस करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कॉपर या तो फिर इसके अलावा सिल्वर को यूज़ करना होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। मगर इसका अगर यूज़ करने जाएंगे तो वो कॉस्ट वाइज बढ़ जाएगा, तो हमको एल्यूमिनियम का ही कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा।
तो जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्लेस करने की बात तो छोड़ दीजिए। अब बचा हमारे पास करंट। अगर करंट को हम कम करने जाएंगे तो हमारा जो पावर है उसको कांस्टेंट रखना है, तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तभी यहाँ पे जो पावर है वो पूरी ट्रांसमिट हो पाएगी और जो लाइन के लॉस होते हैं वो कम हो पाएंगे। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो लाइन में यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रांसफार्मर है, जो जनरेटिंग स्टेशन है उसी के सब स्टेशन के पास में रहेगा। अब ये जो ट्रांसफार्मर है उसका अगर हम शॉर्ट ओवरव्यू देख ले तो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों एक स्टैटिक डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर कोई घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते हैं। और कई बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। अगर उसकी हम वाइंडिंग देखें तो उसके अंदर 2 वाइंडिंग है। यहाँ पे हम ले लेंगे प्राइमरी और यहाँ पे अगर लेंगे हम इसको सेकेंडरी, तो प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसके जो टर्न्स है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसको अगर हम 11 kV देंगे और यहाँ पे हमको मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल 420 वोल्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11,000 वोल्ट के 420 वोल्ट हो गए, यानी जो वोल्ट है वो कम हो गए। तो अगर ऐसा ट्रांसफार्मर है उसको बोला जाएगा स्टेप डाउन। इसको हम ले ले प्राइमरी और इसको सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने दे दिए 420 वोल्ट और हमको मिलेंगे क्या, 11 kV। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। तो अगर ऐसा कोई ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे लाइन में तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वोल्टेज है उसमें हम उसको बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज होगा वो क्या होगा दोस्तों, यस, स्टेप अप। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है और यहाँ पे जो तार आ रही है वो जनरेटिंग स्टेशन से आर, वाई और बी आएगी और जो फेज हो गए वो भी 3 ही है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो यूज़ होगा डेल्टा टू डेल्टा, क्योंकि इसमें न्यूट्रल नहीं आता या ज़रूरत भी नहीं होती है ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज़ होता है और जो ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड यूज़ होता है। यहाँ से हमारा जो वोल्टेज का दबाव होता है वो 11 kV से बढ़ा के 132 या 220, 400 या 765 kV तक वोल्टेज बढ़ा के हम इसको रिसीविंग सबस्टेशन की ओर भेजते हैं। ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ रहती है या बड़े स्टेशंस रहते हैं वहाँ पे होता है ये रिसीविंग सबस्टेशंस, और वहाँ पे सेंडिंग एंड सबस्टेशन से जो बढ़ी हुई वोल्टेज के साथ पावर होती है वो पहुँचती है रिसीविंग एंड सबस्टेशन तक, और ये जो पूरी लिंक होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो हमारा रिसीविंग एंड सबस्टेशन है वहाँ से 132 या इसके अलावा कोई भी जो वोल्टेज का दबाव है उसको किया जाता है 66 kV या 33 kV तक, और वहाँ से उसको भेज दिया जाता है जो छोटी सिटीज़ रहती है या जो गांव रहते हैं, जो सेंटर रहता है उसका, वहाँ पे सब स्टेशन तक पहुँचाया जाता है। वहाँ तक जो पहुँचती है वो पहुँचती है 66 या 33 kV, और वो जो वोल्टेज दबाव है उसको कम किया जाता है 11 kV पे। यहाँ पे दोस्तों कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया होगा, यस, स्टेप डाउन, क्योंकि वोल्टेज का दबाव घटा दिया गया है। और ये जो पूरी लिंक रहती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। दोस्तों यहाँ तक हमारा क्या हुआ, बल्क में एनर्जी यानी पावर जो है उसको ट्रांसमिट किया गया है। ठीक है, यूज़ नहीं हुआ, ट्रांसमिट ही हुआ है। ठीक है, तो इसको पूरी सिस्टम को बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ तक जो तीनों ट्रांसफार्मर है उसमें न्यूट्रल का कहीं पे भी ज़रूरत नहीं हुआ। तो यहाँ जो पूरी सिस्टम है वो 3 फेज और 3 वायर सिस्टम है, और जो तीनों ट्रांसफार्मर है वो है डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे जो होगा आपके जो गांव के पास में जो सब स्टेशन लगा रहता है वहाँ से तो आपकी जो बाहर वाली गली होगी वहाँ पे देखा होगा तो एच जो आकार का पोल होता है उस पे
एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जिसको आप डीपी भी कई गांव में बोला जाता है। तो वहां तक जो पावर पहुंचती है उसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको फीडर भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसको भी पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी 11 केवी का जो है वो सप्लाई लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से उसको एक्सप्रेस फीडर या तो फिर जैसी उसको ज़रूरत है वैसे 11 केवी प्रोवाइड किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जो सब स्टेशन से पावर आती है वो जो है पूरी लाइन उसको फीडर बोला जाता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि जो फीडर है उसका जो पावर है वो फीडिंग जो ट्रांसफार्मर रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वहाँ तक पहुँचती है, उसमें से कोई भी टैपिंग नहीं लिया जाता। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी वोल्टेज है उसका दबाव कम किया जाता है 440 या 230। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 230 वोल्टेज का दबाव हमने कम कर दिया, यानी 230 तक वोल्टेज का दबाव कम किया। अब यहाँ पे तो आ रहे हैं 3 फेज, ठीक है, और 3 वायर। तो इससे हमने न्यूट्रल कैसे निकाला, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो प्राइमरी है वहाँ तो 3 फेज आ रही है, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर में क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन, और जो सेकेंडरी है उसमें होगा स्टार कनेक्शन जिसके बीच में से निकलेगा न्यूट्रल, यानी यहाँ आर वाई बी एंड यहाँ पे आएगा न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायर सिस्टम होगी वो 3 फेज और 4 वायर सिस्टम होगी। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से आपके घर के एग्जैक्ट बाहर तक एक पोल आ रहा होगा, कई पोलों से गुजरता हुआ ये जो 4 तार है आपके घर के बाहर के पोल तक आएंगे। तो ये जो पूरा होता है सिस्टम उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से होता हुआ कोई छोटी कंपनियां रहती है जिसको 440 वोल्टेज के दबाव की जरूरत है वो, और जो ट्रांसफार्मर अफोर्ड नहीं कर सकती वहां तक 440 3 तार से भेजा जाता है। अगर उसको न्यूट्रल की जरूरत होती है तो भी 4 तार सिस्टम से भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपके घर पे जो बाहर तक पोल आ गई है वहां से वो पोल से आपके घर के जो पास वाला मीटर है, यानी आपका ही कंज्यूमर का जो मीटर रहता है वहां तक जो सप्लाई आती है उसको बोला जाता है सर्विसमेंस। तो ये हो गई हमारी पूरी ट्रांसमिशन। और ये जो आप स्टेशन है वहां से पोल माउंटेड सब स्टेशन, और वहां से आपके यहाँ तक घर तक जो बिजली आती है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों कि ट्रांसमिशन यानी बल्क पावर को ट्रांसमिट करके पहुंचाया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो पावर है उसको अलग अलग कंज्यूमर्स तक को जो पहुंचाने वाली सिस्टम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपने देखा एक जो कंडक्टर का जिक्र किया गया वो है ACSR। दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है उसके अंदर यानी ये जो उसका अपर सरफेस रहता है उस पर एल्यूमिनियम की कंडक्टर रहती है, मगर जो उसका बीच वाला एरिया होता है उसके अंदर स्टील की तार रहती है। इसी वजह से इसका जो नाम है पूरा वो है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये जो तार है उसके अंदर स्टील का तार इसलिए लगाया जाता है कि जो 2 पोल होते हैं उसके बीच में अगर ये एल्यूमिनियम का तार ऐसे झूलता रहेगा, और आपको पता ही है कि ये बहुत ही नाजुक होता है, तो इसका जो ज़्यादा इसके ऊपर दबाव पड़ गया तो वो टूट सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टील की तार रहती है ऐसे बांध दी जाती है और उसके ऊपर में ऐसे जो होता है एल्यूमिनियम का तार रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसको भी अगर क्लासिफिकेशन करें तो कई तरीके से कर सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ करंट लेंगे, यानी करंट के हिसाब से लेंगे, तो ये 2 प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकती है। अगर आगे से इसको डीसी आ रहा है तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या तो फिर एसी को अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन है उसको लेंगे, यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है इसको ओवरहेड लाइन से लिया गया है, या तो फिर उसको हम लेंगे अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर से लिया गया है तो अंडरग्राउंड सिस्टम बोला जाएगा। दोस्तों इसके अलावा बेसिस ऑफ कनेक्शन देखेंगे तो रेडियल सिस्टम, इसके अलावा रिंगमैन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी रहती है। इसके अलावा अगर हम जो इसके अंदर तार लगे रहते हैं, जो वायर रहते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो 2 वायर डीसी सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम, 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम, या फिर
3 फेज 4 वायर ऐसी सिस्टम जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्विसमेंस में यूज़ की जाती है वो। दोस्तों ये जो है वो पूरा हमारा हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों आपको ये पूरा देख के ऐसा लगा होगा कि इतना ताम झाम करने के बजाय अगर जनरेटिंग स्टेशन को ही जो लोड है उसके सेंटर के पास में लगाया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उसको यहाँ न लगाने के कुछ कारण हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जो पावर स्टेशन है उसको लगाने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट में गिना जाता है वो होता है लैंड, ज़मीन। ये जो है हमारे कंज्यूमर्स ज़्यादातर कौन होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ या सिटीज़। अब उसके पास में जो लैंड रहती है, ज़मीन रहती है, वो क्या रहेगी, महंगी रहेगी। तो उसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा जो सिटीज़ रहती है उससे दूर लगाते हैं, रिमोट एरिया में लगाते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो इसको पानी की ज़रूरत बहुत ही होती है। तो उसी वजह से जो पानी के सोर्स रहते हैं उसके पास में अगर हम जनरेटिंग स्टेशन को लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक कारण है जो आप देख भी पाओगे कि पावर स्टेशन रहते हैं उसमें जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप अगर एक एग्जांपल ले लें, जो थर्मल पावर स्टेशन है उसकी चिमनी में से आपने देखा होगा धुआं निकलता हुआ, तो वो होता है एयर पॉल्यूशन। तो उसी वजह से हम जो पावर स्टेशन है उसको जो लोड सेंटर है उससे कई बार दूर लगाना पड़ता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे लाइक करके बता सकते हैं या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे लाइक या कमेंट करके बताएंगे तो मेरा भी उत्साह है ऐसे वीडियो बनाने का बढ़ जाएगा। अगर आप कोई विशेष चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो आपके दोस्तों को ये शेयर करके उनको भी ये वीडियो से थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों बढ़िया वाले वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले, जिसकी वजह से आपको ऐसे बढ़िया वीडियो मिल जाएंगे और मुझे ऐसे ही बढ़िया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।